Good afternoon, students. Welcome to my YouTube channel, Dr. Prerna Pharma. Now, after we have completed the receptors, the targets of drug action, the transducer mechanisms, now it is time to go to the dose-response relationship. ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है, डोज रिस्पॉन्स कर्व के क्या मीनिंग होते हैं, लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है, ड्रग की पोटेंसी क्या होती है, ड्रग की एफिकेसी क्या होती है, थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरेपेटिक विंडो फिनोमेनन क्या होता है, और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. नाउ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में सबसे पहले आता है कि जब आप एक ड्रग किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हो तो एक रिस्पॉन्स आता है. ठीक है, तो इस डोज रिस्पॉन्स रिलेशन को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं और उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. डोज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जैसे आपने डोज दी तो वो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होके प्लाज्मा में जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो दैट बिकम्स डोज वर्सेस प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कर्व. और फिर सेकेंड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस इफेक्ट कर्व या रिस्पॉन्स कर्व. तो द डोज वर्सेस प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन is a pharmacokinetic parameter and response plasma concentration versus response is a pharmacodynamic parameter. ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, समझना है कि डोज से प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं. और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से रिस्पॉन्स कर्व में उस डोज की क्या इफेक्ट रही है, किस रिसेप्टर पे वो अटैच हुई है, नहीं अटैच हो पाई है, उसका रिस्पॉन्स मैक्सिमम आया है, सब मैक्सिमल आया है या एंटागोनिज्म किया है, ये फार्माकोडायनेमिक्स में आता है. अब अगर आप एक ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे डोज को लिखोगे और वाई एक्सिस पे आप उसके रिस्पॉन्स को लिखोगे तो आप ये पाओगे कि जैसे आपने डोज एडमिनिस्टर करी तो रिस्पॉन्स बढ़ेगा, बढ़ते 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 वो एक लेवल तक जाएगा और फिर वहाँ से कर्व फ्लैटन हो जाएगा. सो एक तरीके से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है. डोज रिस्पॉन्स कर्व, डोज एक्स एक्सिस पे है, रिस्पॉन्स वाई एक्सिस पे, तो ये प्लॉट होगा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जगह की तरह. अब यहाँ पे डोज की जगह अगर हम लॉग डोज लेते हैं, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ दैट डोज, लॉग डोज अगर निकाल के लगाते हैं तो अगर लॉग डोज और रिस्पॉन्स का कर्व बनाएं तो आप ये पाओगे कि जो कर्व है आपका, पहले वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जा रहा था, अभी वो एस शेप्ड कर्व बनेगा. एस शेप्ड कर्व जिसको बोलते हैं सिग्मॉइड शेप. ठीक है, तो व्हेन यू प्लॉट लॉग डोज वर्सेस रिस्पॉन्स देन यू गेट अ एस शेप्ड कर्व विच इज कॉल्ड एज ए सिग्मॉइड कर्व. और इस सिग्मॉइड कर्व में आप लेवल देखोगे 30% से लेके 70% तक जो है ये ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकली ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है. सो द कर्व इज गोइंग लाइक दिस एंड बिटवीन 30 and 70% यू विल सी दैट यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मतलब कि जैसे जैसे डोज बढ़ रही है वैसे वैसे रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट में द रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोज. ठीक है, दैट इज द प्लेस, दैट इज द एरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी दिस ग्राफ वेयर द डोज इज प्लॉटेड अगेंस्ट द रिस्पॉन्स एंड जो रेड लाइन है वो डोज का ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हो कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है, मतलब कि जैसे जैसे डोज बढ़ी वैसे वैसे रिस्पॉन्स बढ़ा, बट आफ्टर सम टाइम द रिस्पॉन्स बिकेम सेम इवन आफ्टर इंक्रीज इन द डोज. और लॉग डोज कर्व में आप देखोगे कि जैसे 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 डोज बढ़ रही है तो इनिशियली तो रिस्पॉन्स बहुत फास्ट बढ़ेगा. 30 to 70% की रेंज में आप देखोगे कि रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट लीनियरली प्रोपोर्शनल है डोज के, एंड आफ्टर 70% डोज बढ़ाने पे भी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है. नाउ ये जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है इसमें दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं. वो है फर्स्ट इज ड्रग पोटेंसी, द सेकेंड इज ड्रग एफिकेसी. ओके, नाउ ड्रग पोटेंसी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रिस्पॉन्स.
ठीक है। जब हम इस पे प्लॉट करते हैं तो ये देखा गया है कि जो ड्रग, सपोज हम दो ड्रग को कंपेयर कर रहे हैं, ड्रग ए एंड ड्रग बी, तो अगर ड्रग बी जैसे जैसे राइट में कोई भी ड्रग का प्लॉट जाएगा, जैसे जैसे राइट वर्ड शिफ्ट होगी, मतलब उसकी पोटेंसी कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि अब सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज़्यादा डोज देनी पड़ रही है। तो अगर उतना ही रिस्पॉन्स के लिए आपको ज़्यादा डोज देनी पड़ रही है, मतलब वो ड्रग जो है पहली ड्रग के कंपैरिजन में कमज़ोर है, पोटेंट नहीं है उतनी, है ना। तो राइटवर्ड शिफ्ट ऑन द डीआरसी इंडिकेट्स लोअर पोटेंसी। ओके, फर्स्ट ये याद रखो। सेकंड है ड्रग एफिकेसी। ड्रग एफिकेसी होती है हाइट ऑफ द डीआरसी। उस पर्टिकुलर ग्राफ पे डीआरसी की हाइट क्या है, वो उसकी एफिकेसी है। एफिकेसी मतलब द मैक्सिमल रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दैट ड्रग। उस डोज पे मैक्सिमल रिस्पॉन्स जो वो प्रोड्यूस कर रही है वो उसकी एफिकेसी है। अब ये देखो, एफिकेसी हाइट से पता चलती है, तो जो ज़्यादा हाइट की होगी वो ज़्यादा एफिकेशियस होगी। जिस कर्व की हाइट कम है मतलब वो ड्रग कम एफिकेशियस है। तो दो चीज़ें समझी, ड्रग पोटेंसी एंड ड्रग एफिकेसी। अ ड्रग विच इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द राइट हैज़ गॉट अ लोअर पोटेंसी एंड द ड्रग विच इज लोअर इन द हाइट, द DRC is lower, has a low efficacy. Again आप ये कर्व समझिए, देखिए ये डोज रिस्पॉन्स, लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व है। एक है ब्लू, देन रेड, देन ग्रीन एंड देन पर्पलिश और ग्रेश। सो लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व सारे सिग्मॉइड कर्व्स आ गए और आप देख रहे हो 31 से 62% के बीच में ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें ड्रग्स हैं ए और बी जो लाल और हरी हैं, और सी और डी जो कि पर्पल और ब्लू हैं। तो अब आप बताओ मुझे कि ड्रग ए और डी में पोटेंट कौन ज़्यादा है। तो ड्रग डी पोटेंट ज़्यादा है क्योंकि वो लेफ्ट में है, और ड्रग ए राइट में है तो वो कम पोटेंट है। ड्रग ए और डी में ज़्यादा एफिकेशियस कौन है? एफिकेशियस ड्रग ए है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है और ड्रग डी की हाइट कम है। कहने का मतलब कि ड्रग डी भले ही ज़्यादा पोटेंट हो लेकिन ड्रग ए एफिकेशियस ज़्यादा है। आपको ये समझना है कि किसी भी ड्रग को चूज़ करने में एफिकेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ड्रग की एफिकेसी ज़्यादा है तो फिर वो ड्रग आपको हमेशा सुपीरियर रखनी है। ड्रग ए और बी में देखो, ए और बी एफिकेशियस सेम है लेकिन ड्रग बी पोटेंट नहीं है क्योंकि वो राइट की तरफ शिफ्ट है। सेम ड्रग डी और सी में दोनों एफिकेशियस सेम है लेकिन डी इज़ मोर पोटेंट देन सी क्योंकि वो लेफ्ट में है और सी राइट में है। ठीक है, अब ये तो हुई उसकी पोजीशन ऑन द ग्राफ, है ना, डीआरसी कहाँ पर है। दूसरी चीज़ आती है स्लोप ऑफ द डीआरसी। स्लोप ऑफ द डीआरसी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो होता है डीआरसी ऐसा है, एक होता है ऐसा 45 डिग्री, एक होता है बिल्कुल ही 70 डिग्री पे। तो ये स्लोप से क्या अंतर पता चलता है? स्लोप से ये अंतर आता है या ये पता चलता है कि अगर स्लोप स्टीप है इसका मतलब कि थोड़ी सी ही डोज बढ़ाने में हमें रिस्पॉन्स जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट आएगा। मतलब थोड़ी सी डोज हम बढ़ा देंगे तो रिस्पॉन्स एकदम से बढ़ जाएगा। और फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व है, इसका मतलब आप कितनी भी डोज बढ़ाओ तब भी आपका रिस्पॉन्स एक लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। तो कुछ ड्रग्स हैं हमारी बॉडी में जो बहुत पोटेंट होती हैं, बहुत एफिकेशियस होती हैं, उनमें आप जरा सी ही डोज बढ़ाओगे तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और कुछ ड्रग्स होती हैं जो बहुत ऐसे कम इफेक्ट लाती हैं, कम पोटेंट होती हैं कि आप उनका बहुत ज़्यादा डोज बढ़ाओगे तब भी उनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ के आता है। ये वाला ग्राफ देखिए आप, इसमें आपको दो ड्रग्स के ग्राफ दिख रहे हैं, एक है हाइड्रोलाजीन और एक है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। अब हाइड्रोलाजीन और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड दोनों ही एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, लेकिन हाइड्रोलाजीन का देखा गया है कि उसका डीआरसी जो है उसकी स्लोप स्टीप है। तो जरा सी आप डोज बढ़ाते ही हाइड्रोलाजीन का रिस्पॉन्स देखिए कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। उसी जगह पे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का एक फ्लैट डीआरसी है जिससे पता चल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग अ लॉट ऑफ डोज उसका रिस्पॉन्स उतना नहीं बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, थेरेपेटिक इंडेक्स। तो एक ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है? मतलब थेरेपेटिक इंडेक्स से हम ये समझते हैं कि वो ड्रग की जो इफ़ेक्ट है
जिससे कि हम डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं, वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, किस डोज से किस डोज तक होगी, है ना। किसी भी दवाई, किसी भी ड्रग को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका एकमात्र पर्पस ये है कि हम उससे उस पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं, न कि उसको साइड इफ़ेक्ट पैदा करना चाहते हैं, न कि एडवर्स इफेक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो थेरेपेटिक इंडेक्स इज ऑलवेज द डिस्टेंस बिटवीन द थेरेपेटिक DRC एंड द एडवर्स इफेक्ट DRC। मतलब एक डोज, सपोज एक्स डोज पे उसका जो DRC आया कर्व, वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर डोज पे उसने इफेक्ट शुरू किया, तो वो उसका हुआ थेरेपेटिक DRC मतलब डोज रिस्पॉन्स कर्व। और चलते चलते हम डोज बढ़ाते गए और कर्व ग्राफ बनाते गए। एक डोज ऐसी आई जहाँ पे उसका जो साइड इफेक्ट था वो मैक्सिमम टॉलरेबल था, मतलब इससे ज़्यादा हम साइड इफेक्ट अब टॉलरेट नहीं कर सकते हैं उस ड्रग का, तो वो उसका हो गया एडवर्स इफेक्ट DRC। और वो जो डिस्टेंस है फ्रॉम स्टार्टिंग द थेरेपेटिक इफेक्ट टू द मैक्सिमम टॉलरेबल एडवर्स इफेक्ट, दैट इज द थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग। इस ग्राफ में कि जब आपने डोज रिस्पॉन्स कर्व प्लॉट किया तो एक ब्लू लाइन जो है वो है थेरेपेटिक DRC, मतलब वहाँ पे वो डोज पे, इस पर्टिकुलर डोज पे जहाँ पे पहला वाला लाइन खिंच रही है, डॉटेड लाइन, दैट इज द डोज एट विच द मिनिमम थेरेपेटिक इफेक्ट वाज सीन। फिर आगे डोज हम ग्राफ करते गए, डोज बढ़ाते गए, कर्व प्लॉट करते गए, और हमने ये देखा कि एक ऐसी डोज आई जो कि सेकेंड वाली लाइन है, डॉटेड लाइन, जहाँ पे मैक्सिमल एक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट आया। तो ये इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, इस दोनों डोज के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स या थेरेपेटिक रेंज, जो कि मिनिमल थेरेपेटिक इफेक्ट से लेके मैक्सिमल एक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट या मैक्सिमल टॉलरेबल एडवर्स इफेक्ट तक होती है। थेरेपेटिक रेंज या थेरेपेटिक इंडेक्स से हम ये भी समझते हैं कि वो एक सेफ्टी मार्जिन होती है। सेफ्टी मार्जिन मतलब कि इन दोनों के बीच में जब तक डोज रहेगी तब तक पेशेंट को बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। इसके ऊपर जैसे ही डोज जाएगी तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर नीचे डोज जाएगी तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। थेरेपेटिक इंडेक्स का एक फॉर्मूला भी होता है, वो है थेरेपेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू मीडियन लीथल डोज अपॉन मीडियन इफेक्टिव डोज, मतलब LD50 अपॉन ED50। ये आप याद रखो, थेरेपेटिक इंडेक्स TI इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50। अब ये LD50 ED50 क्या है? ED50 मतलब वो इफेक्टिव डोज, वो डोज जिसपे वो ड्रग इफेक्ट लाती है 50% इंडिविजुअल्स में, और लीथल डोज मतलब वो डोज जो टॉक्सिक इफेक्ट लाती है 50% इंडिविजुअल्स में। तो ये लीथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज का ये रेशियो करने से हमें थेरेपेटिक इंडेक्स मिलता है। अब इसी में एक और चीज़ आती है, रिस्क बेनिफिट रेशियो। तो देखो, रिस्क बेनिफिट रेशियो मतलब होता है कि हर दवाई को प्रिस्क्राइब करने से पहले उसके रिस्क और बेनिफिट्स को पहले चेक करना ज़रूरी होता है कि उस दवाई को उस पेशेंट में देने से क्या हमें रिस्क है या हमें बेनिफिट है। और फिर ये रिस्क बेनिफिट रेशियो में तराजू में एक तौल के कि हाँ ठीक है, बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है, तो उस दवाई को आप दीजिए। कभी भी दवाई को अगर बेनिफिट्स आउटवे कर रहे हैं रिस्क को तो आप जरूर दीजिए, लेकिन रिस्क आउटवे कर रही है बेनिफिट को तो फिर उस दवाई को देने का कोई मतलब नहीं है। सो क्लिनिकल सेटअप में जब आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपको ये हर दवाई के साथ ये देखना है, रिस्क बेनिफिट रेशियो को आपको असेस करना है कि इस दवाई को देने से पेशेंट को बेनिफिट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थेरेपेटिक विंडो फिनोमिनन। थेरेपेटिक विंडो फिनोमिनन बेसिकली ये कहता है कि अभी आपने देखा कि एक थेरेपेटिक इंडेक्स होता है जिसके बीच में ही रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके नीचे जाएंगे तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा, और उसके ऊपर जाएंगे तो साइड इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो कुछ ड्रग्स में देखा है कि ये जो थेरेपेटिक इंडेक्स है, ये थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द minimum between the two doses where they produce the therapeutic effect and the adverse effect। तो ये जो बहुत कम गैप है इसको बोलते हैं थेरेपेटिक विंडो फिनोमिनन। सो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि इस थेरेपेटिक इंडेक्स, इस थेरेपेटिक विंडो के बीच में ही अपना इफेक्ट लाती हैं। जरा सा उनका अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, डोज कम होगी, तो फिर वो
सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स लाएंगी, और अगर आप डोज बढ़ा दोगे, अगर टॉक्सिक डोजेस हो गई तो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये जैसे फॉर एग्जांपल एक लिथियम करके एक ड्रग है विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। तो लिथियम के साथ में देखा जाता है थेरेपेटिक विंडो फिना बहुत कम गैप के बीच में ही उसका अच्छा इफेक्ट आता है, थेरेपेटिक इफेक्ट आता है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जिनमें थेरेपेटिक विंडो फिनोमेना होता है। क्लोनिडीन करके एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसमें थेरेपेटिक विंडो फिनोमेना होता है। अब जब ड्रग में थेरेपेटिक विंडो फिनोमेना है, मतलब वो बहुत कम गैप में, उनका जो थेरेपेटिक मार्जिन है बहुत छोटी है, नैरो है, एंड उसी रेंज में उनका कॉन्सेंट्रेशन रखना ज़रूरी है ब्लड में, तभी रिस्पॉन्स आएगा, वरना रिस्पॉन्स नहीं आएगा या टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है, इसके लिए उस ड्रग की रेगुलरली कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में टेस्ट की जाती है, जिसको हम कहते हैं TDM, दैट इज थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो जो लिथियम सपोज जिन पेशेंट्स में दी जा रही है मेनिया में, या डिप्रेशन के मरीजों में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दिए जा रहे हैं, तो उन मरीजों को टाइम टू टाइम TDM लैब में भेजा जाता है, जहाँ पे उनका सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल में टेस्ट किया जाता है कि ब्लड में लिथियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्या ब्लड में लिथियम की कॉन्सेंट्रेशन उस थेरेपेटिक विंडो में है या उससे ऊपर है या नीचे है। अगर नीचे है तो थोड़ी सी डोज को बढ़ाया जाता है, अगर ऊपर है तो डोज को कम किया जाता है कि भाई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे थेरेपेटिक्स का। जब आप एज अ डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अब इसमें नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है कंबाइंड यूज ऑफ ड्रग्स। आप जब भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करोगे तो आप पेशेंट को सिंगल ड्रग तो दोगे नहीं, आप पेशेंट को कई बार 2, 3, 4, 5 एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डिसीजेस आप पेशेंट को दवाई प्रिस्क्राइब करोगे। तो ऐसे में कुछ दवाइयाँ ये देखा जाता है कि जब साथ में दी जाती हैं तो वो एक सिनर्जिस्टिक रोल प्ले करती है। सिनर्जिस्टिक मतलब होता है एडिटिव, मतलब एक दूसरे का साथ दे रही हैं, एक दूसरे की इफेक्ट को और बढ़ा रही हैं। और एक होता है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब जैसे ही आपने उन दोनों दवाइयों को दिया तो वो दोनों दवाइयाँ मिलकर एक दूसरे का इफेक्ट कम कर रही हैं। तो पहले सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देख लेते हैं। सिनर्जिस्टिक में 2 तरीके के इफेक्ट आते हैं, एडिटिव एंड सुपरा एडिटिव। एडिटिव मतलब 1 + 1 = 2। आपने 2 दवाइयाँ ऐड करी, उससे आपको डबल रिस्पॉन्स मिल गया। जैसे आपने फीवर में डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामोल दे दिया, आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल दे दी, तो पैरासीटामोल अकेले भी फीवर कम कर देती, आइबुप्रोफेन भी कम कर देती, पर जब आपने कॉम्बिनेशन दे दिया वो बन गया कॉम्बीफ्लैम, तो वो जो है फीवर को और जल्दी कम करेगी और लंबे समय तक कम करेगी। सेकेंड होता है सुपरा एडिटिव। सुपरा एडिटिव मतलब एक दवाई 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं हो रहा है, 1 + 1 यहाँ पे हो रहा है 11, कि जब दोनों दवाइयों को ऐड किया तो दोनों दवाइयों के ऐड होने से जो इफेक्ट आया वो बहुत गुना आ गया। फॉर एग्जाम्पल पार्किंसोनिज्म के मरीजों में लेवोडोपा इज कंबाइंड विद कार्बिडोपा। अब लेवोडोपा इज एक्चुअली डोपामिन कंजीनर, जो कि डोपामिन की कमी से पार्किंसोनिज्म हो रहा है, तो हम लेवोडोपा देते हैं एक पेशेंट को। लेवोडोपा जैसे ही ब्लड में जाती है तो वो डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कि उसे ब्रेक डाउन करता है। एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली जितनी हमने लेवोडोपा दी, ब्रेन में कितनी लेवोडोपा पहुंची वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ ब्रेन तक पहुँचते पहुँचते वो डिकार्बोक्सिलेज वो उसको बहुत कम कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो एज अ रिजल्ट मुश्किल से 1% ऑफ लेवोडोपा रीचेज द ब्रेन। और एक्चुअली ब्रेन में हमको एक्शन चाहिए पार्किंसोनिज्म में, क्योंकि प्रॉब्लम ब्रेन में है। तो फिर क्या किया गया, एक दवाई बनाई गई, दैट इज कार्बिडोपा। कार्बिडोपा इज डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो इसने क्या करा, इसने जब लेवोडोपा के साथ कंबाइन किया तो ये जाकर कार्बिडोपा ने डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। एज अ रिजल्ट लेवोडोपा इनहिबिट नहीं हुई, लेवोडोपा ब्रेक डाउन नहीं हुई, और लेवोडोपा ब्रेन में ज़्यादा मात्रा में पहुंचने लगी। तो इससे हमें बेनिफिट ये हुआ कि हम लेवोडोपा की डोज को कम कर सके, और लेवोडोपा की डोज कम करने से उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, नोशिया वगैरह, वो काफ़ी कम हो गए, राइट। तो ये हो गया सुपरा एडिटिव और ये हो गए सिनर्जिस्टिक एक्शंस। अब एंटागोनिस्टिक देखते हैं। एंटागोनिस्टिक एक्शंस होती हैं फिजिकल एंटागोनिज्म, आपस में जैसे एड्जॉर्ब चारकोल देते हैं तो वो पॉइजन के साथ कंबाइन हो जाता है ना, उसकी एक्शन को ख़त्म कर देता है, तो फिजिकल एंटागोनिज्म। सेकेंड होता है केमिकल एंटागोनिज्म। पोटेशियम परमैंगनेट जो है अल्कलॉइड्स को ऑक्सीडाइज करता है, तो कई बार कुछ अल्कलॉइड पॉइजनिंग्स में हम लोग
पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन भी देते हैं बाय गैस्ट्रिक लवाज। फिर एक होता है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म इज़ फाउंड बिटवीन एड्रेनलिन एंड हिस्टामिन। हिस्टामिन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है एड्रेनलिन। इसीलिए जब भी एलर्जीज होती है, यूर्टिकेरिया होता है, एंजियोइडिमा होता है, कुछ कीड़ा काट गया या कुछ खाने से एलर्जी हो गई, एनाफिलैक्सिस हो रहा है, इमिडिएटली एड्रेनलिन दिया जाता है, क्योंकि एलर्जी का मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है हिस्टामिन। एलर्जी के सारे जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हिस्टामिन करता है, ठीक है। तो ऐसे में जब हम एड्रेनलिन देंगे तो हिस्टामिन को वो ब्लॉक करेगा एंड उससे एलर्जी रिएक्शंस कम हो जाएंगे। लास्ट आता है रिसेप्टर एंटागोनिज्म। तो रिसेप्टर एंटागोनिज्म में देखो, हम रिसेप्टर के टाइम पे भी ये पढ़ चुके हैं, तो आई जस्ट रिकैप दैट कि रिसेप्टर एंटागोनिज्म में एगोनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है, एक पार्शियल एगोनिस्ट होता है। तो अगर और हर रिसेप्टर पे एक मेन साइट होती है, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट होती है, और एक होती है एलोस्टेरिक साइट, या फिर जिस साइट पे कई बार नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अटैच हो जाता है। तो अगर एगोनिस्ट अटैच हो गया तो इफेक्ट लाएगा, अगर एंटागोनिस्ट अटैच हो गया तो वो कोई इफेक्ट नहीं लाएगा, एगोनिस्ट की एक्शन को ब्लॉक कर देगा। तो जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, जो रिसेप्टर एंटागोनिज्म है, उसमें पाया गया है कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है। मतलब कि अगर एंटागोनिस्ट आ गया और उसने उसी साइट को ब्लॉक कर दिया तो एगोनिस्ट अपनी एक्शन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कंपटीशन हो गया एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का। लेकिन अगर आप एगोनिस्ट की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी फिर एंटागोनिस्ट को रिसेप्टर से हटा देगी एंड एंटागोनिज्म को रिवर्स कर देगी, ठीक है। अब जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है उसमें पाया गया है कि जो डीआरसी शिफ्ट होती है वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। मतलब जो पोटेंसी है उस ड्रग की, उस पोटेंसी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब सेम रिस्पॉन्स पाने के लिए हमें ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी अब, ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में डीआरसी इज शिफ्टेड राइटवर्ड्स, ये आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म इज इट इज सेड टू बी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इज सरमाउंटेबल, मतलब वो रिवर्सिबल है, वो रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में जो एंटागोनिस्ट होता है वो जाके एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाता है, वो दूसरी साइट पे चला जाता है, वो फिर वहाँ पे अटैच होके जो मेन बाइंडिंग साइट है उसका कन्फर्मेशन चेंज कर देता है, एज अ रिजल्ट एगोनिस्ट वहाँ पे अटैच नहीं हो पाता है। तो ये जो एंटागोनिज्म है ये नॉन रिवर्सिबल है, ये अनसरमाउंटेबल है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। आप एगोनिस्ट की क्वांटिटी बढ़ाओ, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिसेप्टर का साइज ही चेंज हो गया, वो उस पर अटैच ही नहीं हो सकता एगोनिस्ट। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो डीआरसी होता है ना वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, मतलब हाइट जो है डीआरसी की कम हो जाती है, मतलब कि जो ड्रग है उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है एफिकेसी। सेम डोज पे वो ड्रग जो है अब कम इफेक्ट लाती है, वो इफेक्ट नहीं ला पाती, और आप कितनी भी डोज बढ़ाओगे वो इफेक्ट ऊपर जितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स था वो नहीं आ पाएगा, हमेशा रिस्पॉन्स कम आएगा। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इस तरीके से अपनी ये एंटागोनिस्ट ये एक्शन करते हैं। ये एलोस्टेरिक एक रिसेप्टर है जिसके ऊपर एक एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट है, एक एलोस्टेरिक साइट है, एक एगोनिस्ट है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। अब इस रिसेप्टर पे जब एगोनिस्ट अटैच होता है तो रिस्पॉन्स आ जाता है। अब जैसे ही इस पे पार्शियल एगोनिस्ट अटैच होगा तो आप देखेंगे कि एगोनिस्ट को अटैच नहीं करने देगा और सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स लेकर आएगा। नाउ यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट आ गया, आपने देखा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जैसे ही आया एगोनिस्ट नहीं अटैच कर पा रहा है और देयर इज नो रिस्पॉन्स। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या हो रहा है, देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में एंटागोनिस्ट जाके एक दूसरी साइट पे अटैच हो रहा है और उसके कारण जो रिसेप्टर साइट थी उसका साइज बदल गया और वहाँ पे अब जो एगोनिस्ट है वो अटैच नहीं कर सकता है। तो अब इसमें आप देखोगे कि जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है उसमें जो डीआरसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, मतलब डोज आप बढ़ाओगे तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मैक्सिमल रिस्पॉन्स। जब आप एगोनिस्ट की डोज बढ़ाओगे तो आपको फिर से रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल एंटागोनिज्म है। उसी जगह जहाँ कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है वहाँ पे जो डीआरसी है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, उसकी हाइट कम हो गई। इसका मतलब आप कितना भी डोज बढ़ाओ, डोज जितनी भी बढ़ाओगे आपको एफिकेसी कभी भी 100% नहीं मिलेगी, आपको इफेक्ट कभी भी 100% नहीं मिलेगा।